आज हम देखने वाले एक ऐसा चैप्टर जो तुम बचपन से यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि अगर तुम परसेंटेज से इसको आज देख रहे हो तो इसका इस्तेमाल आज से किया। बताओ तुम्हारे 10th में कितने परसेंट थे। बताओ तुम्हारे 12th में कितने परसेंट थे। बताओ तुम्हारे ग्रेजुएशन में कितने थे। और तुम पीजी में कितने लेकर आने वाले हो, बराबर। तो ये चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद ऐसे भी बोलते थे ना कि यार वो शर्मा जी के बेटे को 95% मिले, तुमको कितने मिले बताओ। तो ये चीज काफी इनहेरेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे इसकी निटिग्रिटीज क्या है, ताकि अगर हमें कोई भी बेवकूफ बना रहा है डिस्काउंट देके तो हम बेवकूफ ना बने। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है परसेंटेजेस। सबसे पहली बात हम देखते हैं, 10th से शुरुआत करते हैं। 10th में आपको कितने परसेंट थे। मान लेते हैं कि 85% थे, बराबर। अभी ये नंबर जो है, ये जो 85% का फिगर है वो आया कहाँ से, बताओ। तुम्हारे जो इंग्लिश के सब्जेक्ट थे, ऐसे होता था ना कि टर्म वन होती थी, फिर टर्म टू होता था। अभी टर्म वन टर्म टू में भी 3 सेक्शंस रहते थे। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट्स रहते थे कुछ कुछ। फिर उसके बाद हमारे वो छोटे एग्जाम्स रहते थे जो नहीं के 10-20 मार्क्स के, ठीक है। और एक रहती थी जो 70 या 80 मार्क्स की रहती थी, बराबर। तो ऐसे ही टर्म वन टर्म टू रहता था। जैसे मैंने जहाँ मतलब मैंने जो पढ़ाई की थी वहां पर तो ऐसे ही था। हो सकता है हर एक के केस में अलग अलग हो, ठीक है। तो अभी हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे, हम इसी एग्जाम्पल को लेकर आगे बढ़ेंगे। क्या था एग्जाम्पल अपना, कि तुम 10th में हो, ठीक है। तुम्हारा टर्म वन चल रहा है और टर्म वन में 3 सेक्शंस थे। क्या थे? 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस कौन से थे? एक था जो तुम्हारा प्रोजेक्ट्स था। क्या थे? प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें कि वो स्क्रैप बुक वैप बुक पे कुछ बनाना पड़ता था, या फिर टीचर असाइनमेंट दे देती थी कि कॉपी कंप्लीट कर लो, या फिर कुछ अच्छा सा आर्ट वर्क बना लो, या फिर वो नहीं क्या ऐसे फोटोज आते थे जो हम फोटोज एक स्क्रैप बुक पर चिपकाते थे और फिर यहाँ पर कुछ ऐसे वैसे लिख देते थे, बराबर। तो ये रहता था प्रोजेक्ट, ये हमारा जनरली रहता था 20 मार्क्स का, ठीक है। दूसरी चीज जो रहती थी वो थी छोटे छोटे टेस्ट। छोटे छोटे टेस्ट कौन से रहते थे? जो 10 मार्क्स या 20 मार्क्स के रहते थे। ये डिपेंड करता था टीचर के मूड पे। टीचर बोलेगा 10 मार्क्स तो 10 मार्क्स, टीचर बोलेगा 20 मार्क्स तो 20 मार्क्स। तो यहाँ पर डिस्क्रिशन था अपने टीचर का, ठीक है। और एक लास्ट चीज जो थी, एक जो लास्ट चीज थी, वो थे सबसे इंपॉर्टेंट, जो थे हमारे मेन पेपर्स। क्या थे? मेन पेपर्स। और मेन पेपर्स कितने मार्क्स के रहते थे? 70-80 मार्क्स के रहते थे। हमारे कॉल मतलब हमारे स्कूल में यही रहता था, ठीक है। तो अगर तुम इन सारी चीजों का सम करोगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि 100 मार्क्स आए। क्या होता था, जैसे अगर ये किसी ने 80 ले लिया, ये किसी ने 20 ले लिया, तो प्रोजेक्ट का कितना 20 मार्क्स रहता था। तो फिर क्या करती थी टीचर? ये सारों को कन्वर्ट करती थी 100 मार्क्स पे, बराबर। धीरे धीरे समझेंगे, नहीं नहीं है। मान लेते हैं एक स्टूडेंट है रॉकी, ठीक है। रॉकी फ्रॉम केजीएफ। तो रॉकी क्या है? रॉकी पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है। रॉकी पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, हाँ, बट लड़ाई बोलते हैं मारा पीटी, एक्शन एक्शन में बहुत अच्छा है, ठीक है। पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, तो स्टडी में कमजोर है अपना रॉकी, बट एक्शन में एकदम डबल स्टार है, ठीक है। तो अभी क्या है, रॉकी को दिया था रॉकी को दिया था असाइनमेंट, मैडम ने रॉकी को दिया था असाइनमेंट। और रॉकी की एक टेस्ट हुई थी और रॉकी ने एक फाइनल एग्जाम दी थी, ठीक है। रॉकी को असाइनमेंट में भले ही पूरे क्लास को मैडम ने एक छोटी सी कुछ और दिया था, कुछ रिसर्च रिसर्च का वर्क दिया था, बट रॉकी को बोला था कि बॉस तुम स्पीच देना, ठीक है। एक स्पीच प्रिपेयर कर कर आओ और तुम स्पीच देना नेता टाइप वाली। तो उसने स्पीच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको मिले 18 मार्क्स, ठीक है। 20 में से उसको मिले 18 मार्क्स। अभी बात आती है टेस्ट की। टेस्ट थी हमारी 20 मार्क्स की, और रॉकी को मिले सिर्फ और सिर्फ 10, तो उसको मिले 10 मार्क्स, बराबर। अभी उसके बाद फाइनल एग्जाम का टाइम आता है, ठीक है। फाइनल एग्जाम थी हमारी 80 मार्क्स की। फाइनल एग्जाम कितनी थी? 80 मार्क्स की। बट इस बार रॉकी ने बहुत मेहनत की, बहुत मतलब बहुत दिन रात पढ़ता था वो। तो उसने
टॉपर को आए 75 मार्क्स, बट अपना रॉकी एवरेज से ज्यादा था और उसने 60 मार्क्स लिए। तो अभी एक नॉर्मल सा सवाल है, रॉकी के मम्मी पापा क्या बोलेंगे? अच्छा किया बुरा किया नहीं मालूम, बराबर। अच्छा किया या बुरा किया नहीं मालूम। तो हम निकालेंगे उसके परसेंटेज। क्या निकालेंगे हम? उसके परसेंटेज। कि यार रॉकी तूने ठीक है टाइम पास भी किया, मेहनत भी की, बट फाइनली तेरा रिजल्ट क्या था? फाइनली तेरा रिजल्ट क्या था? तो ठीक है, रॉकी बोलता है चलो देखते हैं। तो रॉकी के टोटल टोटल असाइनमेंट्स कितने मार्क्स के थे? बताओ। रॉकी के टोटल टोटल असाइनमेंट्स कितने मार्क के थे? जो हमारा था असाइनमेंट, सॉरी असाइनमेंट नहीं बोल सकते, हमारा पूरा का पूरा टर्म। टर्म वन में कितने मार्क्स थे? तो एक है असाइनमेंट, बराबर। एक है असाइनमेंट, एक है दूसरी छोटी टेस्ट, ओके, और एक है मेन टेस्ट, बराबर। एक है मेन टेस्ट। तो अभी देख लो, असाइनमेंट कितने मार्क्स का था? 20 मार्क्स का था। टोटल टेस्ट कितने मार्क्स की थी? 20 मार्क्स की थी। और जो मेन पेपर था वो कितने मार्क्स का था? 80। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? 120 मार्क्स। 120 मार्क्स, बराबर है। बट रॉकी ये तो टोटल की बात हो गई, तुझे कितने मिले? तुझे कितने मिले? ठीक है, तुझे कितने मिले? तो रॉकी के मार्क्स देखते हैं। पहले इसमें उसको मिले, कितने मिले थे? 18 या 18 मिले थे। कितने मिले थे? 18। उसके बाद उसने 20 में से 10 का स्कोर लिया, फिर उसके बाद उसने 60 का स्कोर लिया। इसका एडिशन क्या होता है? 88 मार्क्स। तो बॉस, अगर मुझे इसका परसेंटेज फाइंड करना रहा तो क्या फॉर्मूला रहना चाहिए? बताओ, कैसे निकालेंगे हम परसेंटेज? बड़ी सिंपल फॉर्मूले से, ठीक है। सबसे सिंपल फॉर्मूला, सबसे सिंपल फॉर्मूला, टोटल स्कोर ऑफ रॉकी अपॉन टोटल मार्क्स ऑब्टेनेबल। ठीक है, या फिर ये नहीं, क्या ये है पूरे के पूरे मार्क्स जितना, अगर तुमको फुल मार्क्स मिलते तो कितने रहते, ये है टोटल मार्क्स ऑब्टेनेबल। कितने मार्क्स के टोटल टोटल पेपर थे, और ऊपर है रॉकी का स्कोर। रॉकी का स्कोर था 188 और ये है नीचे 120। अभी इसको डिवाइड कर लो, 430 जा और 422 जा। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 11/15। ठीक है, अगर तुमको इसको परसेंटेज में लाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इंटू 100, क्योंकि ये तो रेशियो के फॉर्म में है ना। अब ये रेशियो के फॉर्म में है, अगर तुम परसेंटेज निकालना चाहते हो तो यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। इसको मैं रेड मार्क कर लेता हूं, क्योंकि ये ऐड करना पड़ता है जब हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो यानी कि रॉकी का स्कोर क्या हो गया? रॉकी के परसेंटेज कितने हो गए? 11/15 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 5 3 जा 5 20 जा 220/3, दैट इज 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो यानी कि रॉकी ने लाए 73%। क्या इसको ऐसे मार्क्स के साथ सेंट स्टीफन, डीयू ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो वो क्या करेगा? स्पोर्ट्स कोटा ले लेगा। तो कोई प्रॉब्लम है उसमें? नहीं, कॉलेज का टैग मिल गया। ठीक है, ऐसे रहेगा। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट चीज। अब ये परसेंटेजेस का इस्तेमाल क्या सिर्फ मार्क्स में आता है? क्या सिर्फ हम मार्क्स कंपेयर करने के लिए परसेंटेजेस का इस्तेमाल करते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। कहाँ कहाँ करते हैं मैं बता देता हूँ। पहली चीज, दो तीन एग्जाम्पल दूंगा, उसके अलावा तुम इस कंसेप्ट को कहीं पर भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, दो स्टूडेंट्स का कंपैरिजन, दो स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले थे उसका कंपैरिजन करने में आता है। दूसरी चीज, कंपनी के ग्रोथ में, सपोज एक कंपनी 10% से ग्रो कर रही है, दूसरी कंपनी 15% से ग्रोथ कर रही है। तीसरा क्या है? इंक्रीमेंट्स। गवर्नमेंट जॉब में 5% का इंक्रीमेंट था, ठीक है। अगर प्राइवेट में लेट से तुमको 7% या 10% का इंक्रीमेंट मिल रहा है, राइट। हो सकता है तुम्हारा दोस्त स्विच कर रहा है, तब मिलता है। उसके बाद अगर तुम दूध में मिलावट, तुम मान लेते हैं तुम हो दूध बेचने वाले, ठीक है, तुम हो दूध बेचने वाले, तो तुमने दो गाय, एक भैंस से निकाला दूध और एक गाय से निकाला। तुमने इसमें 10% पानी मिला है, इसमें 15% पानी मिला है, वो भी हो सकता है। फैट परसेंटेजेस हम देखते हैं, राइट। उसके अलावा मालूम है क्या?
जब हम प्रोडक्ट के पीछे देखते हैं, जैसे मैगी है, ये क्या है, मैगी। मैगी के पीछे एक बाइफरकेशन रहता है कि इसके जो एनर्जी हो गया या फिर न्यूट्रिएंट्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स का बाइफरकेशन रहता है। जैसे कि इसमें प्रोटीन इतना है, शुगर इतना है, कैलोरीज इतनी है, तो ठीक है, ट्रांस फैट इतने हैं। तो ये परसेंटेज रहता है 100 में से। इसमें दो बाइफरकेशन देते हैं, अगर सपोज वो प्रोडक्ट 200 ग्राम का है और एक प्रोडक्ट 100% में से। तो जब भी कंपनीज अपने प्रोडक्ट पैकेज करती है तो एक एफएसएसआई से मैंडेटेड रहता है, जब भी तुम अभी अगली बार डीमार्ट या कहीं पर जाओ तो ये जरूर देखना कि जो पीछे पीछे पलटा के देखना, तो वहां पर तुमको देखेगा प्रोडक्ट कितने ग्राम का है, उसमें कितने कैलोरीज है, उसमें कितना प्रोटीन है, उसमें कितना शुगर है, और 100% में से कितना शुगर है। ठीक है, तो वो रहता है। तो बहुत जगह काम आता है, ऐसा कोई परसेंटेज रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कोई एक पर्टिकुलर जगह पे। ओके, अभी अपन देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है बेस की डिनोमिनेटर की परसेंटेज में। अभी मान लेते हैं राम और घनश्याम, मान लेते हैं राम और श्याम है, राम और श्याम है। तो राम ने क्या किया, राम ने भी 88 मार्क्स लाए और श्याम ने भी 88 मार्क्स लाए। बट राम के टोटल पेपर थे 100 मार्क्स के और श्याम के थे टोटल पेपर 120 मार्क्स के। तो बताओ किसको ज्यादा परसेंटेज है, बता दो तुम, किसको ज्यादा परसेंटेज है। तो यार शिवम, ये राम को ये ना ऑब्वियसली दिख कर आ रहा है, राम को ये ज्यादा परसेंटेज। बट यार अगर यही मैं पूछूंगा क्यों, तो तुम जवाब दे पाओगे? तो तुम बोलोगे यार शिवम, इसके टोटल मार्क्स जो थे राम के, वो थे, इसने 100 में से 88 लाए। ओके, तो शाम ने जो है, शाम ने 120 में से 88 लाया। तो बॉस, इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये ज्यादा था एज कंपेयर टू ये 100 वाले के कंपैरिजन में। बराबर? तो यानी कि, तो तुम्हारा सिंपल बोलना ये है कि अगर डिनोमिनेटर ज्यादा रहा, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा रहा और न्यूमरेटर सेम रहा, और न्यूमरेटर सेम रहा, तो वो जो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है जैसे कि शाम का, तो उसकी वैल्यू रहेगी कम, उसकी वैल्यू रहेगी कम। सो डिनोमिनेटर ज्यादा रहा तो वैल्यू रहती है कम, डिनोमिनेटर ज्यादा रहा तो वैल्यू रहती है कम। बराबर? अभी इसमें भी हम है ना देखेंगे कि अरे अगर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, एक रेशियो है A/B, एक रेशियो है C/D, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, या फिर ये इक्वल है। तो इसके भी हम कुछ निटी ग्रिटीज, कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे। ठीक है, अभी एक और चीज आती है, कभी कभी हम बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज और कभी कभी हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज मतलब क्या है, मान लेते हैं टोटल टोटल है, कंपनी ने लास्ट ईयर प्रॉफिट कमाया था 100 करोड़ का। ठीक है, लास्ट ईयर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 100 करोड़ का। अभी वो बोल रहे हैं कि अभी मैंने कमाया 150 करोड़ रुपए। ठीक है, कोई तो भी ऐसे ही स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक बोल रही है कि पहले मेरा प्रॉफिट था 100 करोड़ का, दूसरे बार मेरा, स्विगी मान लेते हैं ना, क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्विगी मान लेते हैं, स्विगी का पहले प्रॉफिट था 100 करोड़, अभी बढ़ गया 150 करोड़। बराबर है? तो यानी कि कितने इसमें इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू हुआ हमारा इंक्रीज बाय 50 CR। ठीक है, बाय 50 CR। बराबर? बट अगर यही मैं इनके प्रॉफिट की बात करूं, तो ये दोनों के दो, मतलब स्विगी जो है वो लॉस मेकिंग है। स्विगी का हो सकता है पिछले साल -10 करोड़ है, ये ऐसा नहीं है, एक्चुअल फिगर्स नहीं है। एक्चुअल फिगर्स अगर बताऊंगा तो शायद रेवेन्यू है 2000 करोड़ के आसपास और लॉस भी है अराउंड 1000 करोड़ के आसपास होगा यार लॉस। तो ठीक है, मान लेते हैं स्विगी का जो लॉस है वो 10 करोड़ का है और नेक्स्ट ईयर इसका लॉस बढ़ गया -20 करोड़। ठीक है, तो यानी कि रेवेन्यू इनका 50 करोड़ से बढ़ा और इनका लॉस जो है, वो इनका लॉस कितने से बढ़ा, वो बढ़ा 10 करोड़ से। तो इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, बट इसी के कंपैरिजन में मान लेते हैं, पहले था 100 करोड़ और प्रॉफिट था -10 CR,
यानी कि लॉस था। अभी रेवेन्यू हुआ 150 करोड़ और लॉस था -20 करोड़। तो एक बात बताओ, लॉस परसेंटेज कितना होगा? लॉस परसेंटेज -10/100, दैट इज -10%। तो पिछले साल लॉस था -10% का, और अभी कितना हुआ? अभी लॉस हुआ -40/3, जो कि रहता है 3 1 जा 3 3 जा 13.33%। तो अभी लॉस बढ़ गया -10% से। अभी लॉस देखो, तुम भी देख सकते हो लॉस क्या हुआ। पहले था -10% और अभी लॉस हुआ -13%। ठीक है, पहले लॉस था 10%, अभी लॉस हुआ -13%। तो यहाँ पर परसेंटेज डिफरेंस कितना है बताओ? यहाँ पर परसेंटेज डिफरेंस है 10, और 13.33 में कितने का परसेंटेज डिफरेंस है? 3.33% का डिफरेंस है। ओके, ये है 3.33% का डिफरेंस। बट अगर यही मैं बोलूं कि तुमको परसेंटेज चेंज निकालो, परसेंटेज चेंज निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे? तुम क्या करोगे? इनिशियल वैल्यू क्या थी बॉस? 100 थी। फाइनल वैल्यू क्या थी? 150 थी। फाइनल वैल्यू क्या थी? 150 थी। पहले इनिशियल वैल्यू क्या थी? 100 थी। फाइनल वैल्यू क्या थी? 150 थी। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू। अभी मैं क्या हूं? अभी मैं क्या हूं? पहले मैं क्या था? ठीक है, अभी मैं क्या हूं, पहले मैं क्या था, डिवाइडेड बाय पहले मैं क्या था। क्या है? ग्राफ हमेशा हमको ऐसा चाहिए, राइट, राइजिंग, बराबर। हमको चाहिए हमारा ग्राफ राइजिंग, बराबर। तो हम क्या देखते हैं कि यार मैं अगर फाइनली यहां पर पहुंचा हूं, तो मैं कहां से पहुंचा हूं? सपोज कोई एक थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आता है, उसने अपना स्टार्ट किया था 10 पॉइंट से, और आज वो पहुंच गया 100 पॉइंट पे। ठीक है, और वही कहीं थोड़ा सा कोई रिच पर्सन है, उसने स्टार्ट किया था 50 से, वो पहुंच गया 100 पॉइंट पे। ठीक है, तो बताओ ग्रोथ किसकी ज्यादा हुई? ग्रोथ किसकी ज्यादा हुई बताओ? तो ग्रोथ ज्यादा हुई अंडर प्रिविलेज पर्सन की। ठीक है, क्योंकि वो 10 से 100 पे आया। ठीक है, तुम भी जब कॉलेज में जाओगे, जब तुम कॉलेज में जाओगे, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। जिसका 10th में हो सकता है 60-70% था, और वो भी तुम्हारे ही कॉलेज में है। और ऑन दी अदर हैंड तुमने 90% लेकर आए थे और तुम भी वही कॉलेज में हो। तो ये पर्सन बोलेगा कि क्या फर्क पड़ा? बताओ क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है प्लेसमेंट में, जॉब्स में, या फिर डेडिकेशन में। ठीक है, फर्क पड़ता है यहाँ पे। जैसे कि कॉलेज में ये वाले परसेंट से जो आ रहा है, वो होगा थोड़ा सीरियस है, बट वो है ना, इनहेरेंटली इनहेरेंटली आलसी है, बराबर। ये जो बंदा है दूसरा, ये पहले से पढ़ाई करते हुए आ रहा है, तो अभी भी पढ़ाई करेगा। ये डिफरेंस रहता है। तो यानी कि लाइफस्टाइल में डिफरेंस होगा। अगर मैं बोलूं, तो ये जो अंडर प्रिविलेज पर्सन है, वो ऐसे ही पैसे नहीं उड़ाएगा, 5,000 डिनर पे नहीं उड़ाएगा। ठीक है, बट ये जो रिच किड था, ये 5,000 तो इजीली उड़ा पाएगा। ठीक है, ये ताज चले जाएगा कभी कभी चाय पीने के लिए, बराबर। तो ये डिफरेंस पड़ता है। अभी हम देखेंगे इफेक्ट। अभी मुझे ये कहना, तुमको चीज बतानी थी कि कैसे न्यूमरेटर चेंज से इम्पैक्ट पड़ता है और डिनोमिनेटर चेंज से इम्पैक्ट पड़ता है। बट उसके लिए एक हमको टेबल रेफर करना पड़ेगा जो नोट्स के एंड एंड सेक्शन में है। तो वहां तक के पहुंचना पड़ेगा, और उसके बाद में ये कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन ऑफ, हम देखेंगे कुछ ऐसे जनरल टाइप्स जो तुमको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे जनरल टाइप्स जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बनाएगा तुम्हारा बेस फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन, फॉर एनी अदर एवरेजेस, फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। एवरी चैप्टर जहां पर नंबर्स आते हैं, जहां परसेंटेज आता है, वहां पर इस फॉर्मूले के काम आते हैं। इस वहां पर इस फॉर्मूले का काम आता है, इसीलिए इसको अच्छे से नोट डाउन करो। अब तक के सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज रहेगी तो वो ये है। ठीक, सबसे पहले बात यहाँ पर अपन ब्रीफली देखेंगे, और इवेंचुअली जब हम आगे के पेजेस में जाएंगे,
तब वहां पर डिटेल में हर एक एप्लीकेशन पे नोट बना कर रखा है। तो सक्सेसिव चेंज यानी कि क्या रहता है, सपोज तुम यहाँ पर थे, तुम्हारा तुम्हारा एक बिजनेस है कपड़ों का, ठीक है। तुम क्या बेचते हो, क्लोथ्स बेचते हो, तुम बेचते हो सूट सलवार कमीज कुछ भी बेचते रहोगे, ठीक है। तुम गारमेंट्स बेच रहे हो, ओके। तो पहले तुम्हारा प्रॉफिट था 10 करोड़ का, ठीक है। फिर तुम बताते हो कि यार मेरा प्रॉफिट है ना 10% से बढ़ा था, ठीक है। तुम्हारा पहले टोटल प्रॉफिट था 10 करोड़ का। फिर तुमने बोला 2025 में मेरा प्रॉफिट था 10 करोड़ का, 2026 में मुझे 10% का मेरे प्रॉफिट में 10% का इजाफा हुआ, ठीक है। और फिर तुम क्या बताते हो, 2027 में तुम्हारा बिजनेस जो है फिर से 20% से बढ़ा। अरे वाह यार। तो अभी बताओ तुम्हारे फाइनल प्रॉफिट क्या है, तुम्हारा फाइनल प्रॉफिट क्या है, राइट। तो तुमने क्या बोला, पहले तुम्हारा बिजनेस था 10 करोड़ का, फिर तुमको 10% से बढ़ा, और फिर उसके बाद तुम्हारा जो फिर से प्रॉफिट है वो 20% से बढ़ा। तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या रहेगी। ये एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ बता रहा हूँ। दूसरा क्या रहता है, एक वैल्यू है, सपोज हम बोलते थे ना डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ी 10% से और टाइम कम हुआ 20% से, तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या रहेगी। तो ये होता है दूसरा वाला प्रोडक्ट चेंज, जिसमें कि दो प्रोडक्ट के मल्टीप्लीकेशन का इम्पैक्ट फाइनल वैल्यू पे क्या आएगा। तीसरा है, मान लेते हैं कि दो चीजों का, जैसे तुम्हारा बजट कांस्टेंट है, तुम्हारा बजट है कांस्टेंट, तो तुम मान लो एक ट्रैवलिंग में खर्च कर रहे हो और एक खर्च कर रहे हो खाने में। तो अगर बाय चांस सरकार बोलती है कि आज से बस या लोकल की प्राइस बढ़ेगी 20% से, तो बताओ तुम क्या खाने में खर्च कर पाओगे, नहीं। तुमको अपना बजट कम करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं तुम 1,000 रुपए कमा रहे हो, ठीक है। तुम 1,000 रुपए कमा रहे हो, तुम 500 रुपए दे रहे हो अपने ट्रैवलिंग में, और 500 रुपए डाल रहे हो तुम शुगर खरीदने में, ठीक है। अभी अचानक से शुगर का प्राइस बढ़ गया 20 रुपए से, तो तुमको अपने ट्रैवल में खर्चा कम करना ही पड़ेगा 20 रुपए से, बराबर। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी इन रियल लाइफ, ठीक है। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी इन रियल लाइफ, ये हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद मान लो एक नया कंसेप्ट नहीं, एक नया एप्लीकेशन। एक नया एप्लीकेशन में क्या होता है, सपोज तुम गए थे 100 रुपए से 120 रुपए पे, और फिर से आ गए 100 रुपए पे। तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ और यहाँ पर कितना डिक्रीज हुआ, बताओ। तो ये एक एप्लीकेशन है अपना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिनोमिनेटर चेंज। अगर मान लो न्यूमरेटर सेम रहा और डिनोमिनेटर में चेंज हुआ, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम रहा और न्यूमरेटर में चेंजेस हुए, तो क्या होगा, वही। और एक हम लास्ट में चीज देखेंगे शॉर्टकट्स के रिलेटेड, कि यार अगर मुझे क्विकली कैलकुलेट करनी है कोई भी चीज, तो हम इस मेथड, ये जो पांचों के पांचों मेथड सीखे, उसका हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, ठीक है। जो एक मैंने पुराना एग्जाम्पल दिया था उसी को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। उसमें क्या बोला था कि एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर या गारमेंट शॉप वाला है, ठीक है। उसका पहले प्रॉफिट था 10 करोड़ का। अभी उसका जो इंक्रीमेंट हुआ प्रॉफिट में वो 10% हुआ था, और उसके बाद उसका प्रॉफिट जो है वो 20% इंक्रीज हुआ था, बराबर। तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या है, बताओ फाइनल वैल्यू क्या है, यानी कि उसने 2 साल के एंड में, उसका सेकेंड ईयर के एंड में उसका फाइनल प्रॉफिट कितना था, बराबर। तो मान लेते हैं 10 करोड़ का यहाँ पर हो गया 10%, यानी कि 11 करोड़ हो गया। और 11 करोड़ का 20% कितना रहता है, 2.2 CR। सो 11 + 2.2 CR कितना होता है, 13.2 CR। तो यानी कि पहला उसका प्रॉफिट था 10 करोड़ का, और अभी उसका प्रॉफिट हुआ 13.2 करोड़ का। तो अभी बताओ इन दोनों प्रॉफिट्स में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों प्रॉफिट्स में डिफरेंस कितने का है, बताओ। शिवम, इसमें तो 3.2 CR का डिफरेंस है, बराबर। बट अगर बट अगर
मैं 10% और 20% को ऐड कर लूं तो कितना होता है? 30%। बराबर है। और यहां पर कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ? 32% का इंक्रीज। अभी ये बताओ, ये 2% कहां से आया? ये 2% कहां से आया? वो मोदी जी बोल रहे थे ना, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बराबर, तो ये 2ab कहाँ से आया? बराबर, ये 2ab कहाँ से आया? ये किसने बोला था? मोदी जी ने। ठीक है। तो अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर भी हमारा 2% एक्स्ट्रा का कहाँ से आ रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, पहले 10% हुआ था, अभी 20% हो रहा है, फिर टोटल टोटल तो 30% का इंक्रीज होना चाहिए था। फिर ये 32% क्यों? बताओ, ये 32% क्यों? तो इसका एक फॉर्मूला है। इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला डिराइव होता है कंसेप्ट से। कंसेप्ट से फॉर्मूला डिराइव होता है, ना कि फॉर्मूले से कंसेप्ट। ऐसा नहीं होता है। ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट को इजी वे में तुम अपने लाइफ में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, जब तुम मेंटल कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये कैसे कर पाओगे वो बता रहा हूँ। ठीक है। तो क्या रहता है, सपोज एक वैल्यू बढ़ी ए से। ये है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। सपोज एक वैल्यू ए से बढ़ी और दूसरी वैल्यू बी% से बढ़ी, तो क्या रहता है? a% प्लस b% प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें मालूम पड़ जाएगी हमको फाइनल वैल्यू। एक एग्जांपल के साथ दिखाऊं? यही वाले एग्जांपल्स के साथ दिखाता हूँ। तो अपनी पहले वैल्यू क्या थी बताओ? हमारी पहले वैल्यू थी शिवम, हमारी पहले वैल्यू थी 10%, फिर थी 20%, फिर क्या हुआ? 10 × 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना हो गया? 10 + 20 30 होता है, +2 कितना हो गया? 32% आ गया। तो ये जो रहती है वो रहती है एक्स्ट्रा वैल्यू। ये रहती है एक्स्ट्रा वैल्यू। अभी इसी चीज को मैं ना थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा, और तुमको एक मैजिक दिखाऊंगा। ठीक है। अभी शिवम, तुमने क्या बताया? ये भी ग्रो किया, ए ने भी ग्रो किया, बी ने भी ग्रो किया। क्या लाइफ में हमेशा ऐसा होता है? बताओ। कतई नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ऐसे जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों चीजें ग्रो कर रही हो। जैसे कंपनी की बात करते हैं यार, क्या कंपनी हमेशा ग्रोथ देखती है? क्या कंपनी हमेशा ग्रो करती है? पहले हो सकता है a% से ग्रो करी और अगले साल b% से नीचे गिरी। मान लेते हैं टेस्ला। ठीक है। 10% से बढ़ी, फिर 20% से गिरी। उसके अलावा तुम दुकान में जाते हो, तुम डिस्काउंट मांगते हो, वो बोलता है कि हाँ, पहले 10% है, फिर 20% का डिस्काउंट है। तो उसने क्या किया? दो डिस्काउंट साथ ही साथ दे दिए। तो इसमें भी कुछ चेंज रहता है, वो मैं बताऊंगा। और एक चीज, लेट से 2014 के इलेक्शन में मोदी गवर्नमेंट को ज्यादा वोट मिले थे, या फिर बीजेपी को ज्यादा वोट मिले थे, बट 2019 में सीटें थोड़ी सी कम हो गई, तो फिर तो चेंज कितना हुआ बताओ? या फिर एक कंट्री की जीडीपी नहीं, जापान की जीडीपी मान लेते हैं। हो सकता है किसी दिन बढ़े और किसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो, पॉसिबल है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कभी ज्यादा रहता है, कभी कम रहता है। मतलब पॉजिटिव ही है इन्फ्लेशन। मतलब ये हो सकता है 5% का इन्फ्लेशन है, ये 2% का इन्फ्लेशन है। अगर वही कंट्री, अगर मान लेते हैं डिफ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन प्लस डिफ्लेशन हुआ, तो हो सकता है पहले साल में 5% का इन्फ्लेशन और दूसरे साल में 2% का डिफ्लेशन हुआ। तो कुछ भी हो सकता है रियल लाइफ में। इसीलिए जो हमने फॉर्मूला बताया, a + b + ab/100, तो हमेशा याद रखना, ए है परसेंटेज चेंज, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल, डज नॉट मैटर एट ऑल। समझा? मास्टर फॉर्मूला हो गया अपना। ए पॉजिटिव रहा तो भी अप्लीकेबल है, बी नेगेटिव रहा तो भी अप्लीकेबल है। ठीक है। एक चीज में ये अप्लीकेबल नहीं है, वो है कि मान लेते हैं जब हम डिस्काउंट कर रहे हैं, जब हम डिस्काउंट कर रहे हैं, तो डिस्काउंट को हम हमेशा -10% मानते हैं, क्योंकि उसमें वैल्यू बढ़ नहीं रही है, उसमें वैल्यू बढ़ नहीं रही है, उसमें वैल्यू घट रही है।
तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, जो है वो ए को -10% लिखना पड़ेगा और बी को -20%, क्योंकि ये सक्सेसिव डिस्काउंट दिया था, बराबर है। तो हमेशा अगर डिस्काउंट बोल रहे हैं यानी कि नेगेटिव है, अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो नेगेटिव है, अगर डिफ्लेशन हो रहा है तो नेगेटिव है। तो हमेशा ये चीज को याद रखना। हमेशा वैल्यू को जब रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ए को सोचो कि क्या इसके वजह से मेरे बेस जो बढ़ने वाला है उसमें मुनाफा होने वाला है या नफा होने वाला है। ठीक है। तो अगर इंक्रीज होने वाली है तो प्लस, अगर डिक्रीज होने वाली है तो माइनस, वैसे ही बी के लिए भी करना। ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्मूला आपको जहां अप्लाई करना है वहां अप्लाई करके देखो। ठीक है। और वैसे भी 50-100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। ये क्या सक्सेसिव डिस्काउंट, सब 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 कर लिया हमने, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। एक बार इसको ट्राई कर सॉल्व करके देखो, या फिर मैं करवा देता हूँ ना सॉल्व, क्या तुम्हारे लिए रखना, नहीं तो तुम तो करोगे नहीं सॉल्व, बराबर। तो आलस भरा रहता है ना हमारे अंदर, तो इसीलिए मैं ही कर देता हूँ। ठीक है। तो ए सैलरी इंक्रीजेस बाय 20%, ए की सैलरी क्या है 20% से इंक्रीज होती है, एंड देन डिक्रीजेस। हाँ देखा, अभी उसकी सैलरी 20% से डिक्रीज हुई, तो बताओ फाइनल वैल्यू क्या रही। पहले ये फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ, सेकेंड ईयर में ऐसा हुआ। ठीक है। तो बताओ क्या, हमारा क्या फॉर्मूला था, a+b+ab/100। ए की वैल्यू क्या थी +20, बी की वैल्यू क्या थी -20, प्लस ए की वैल्यू क्या थी +20, बी की वैल्यू क्या थी -20। मल्टीप्लाई करो, क्या इन दोनों का तो जीरो आ गया, प्लस ये क्या हो गया -400 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि हो गया -4%। तो यानी कि हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो डिक्रीज हुई 4% से, समझे। उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल सक्सेसिव डिस्काउंट। अरे मैडम लेकर जाओ, पहले 10% ले लो, फिर 20% डिस्काउंट ले लो, फिर और 10% ले लो डिस्काउंट। तो क्या करना है ऐसे केस में, ऐसे केस में क्या करना, दो दो वैल्यू को साथ में ट्रीट करना। पहले क्या होगा, इन दोनों वैल्यू को हम ट्रीट करेंगे और यहां से जो वैल्यू आएंगी फिर इसको 10 के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है। उसको 10 के साथ हम ट्रीट करेंगे। तो यानी कि क्या है, पहले क्या था, पहले था 10, 20 और 10%। ठीक है। तो पहले जब a+b+ab/100, ठीक है, -10, -20 प्लस -10 × -20/100। अभी बात बताओ, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और डिटेल्ड वे में बताता हूँ। ठीक है। हमारा फॉर्मूला था a+b+ab/100, बराबर यही फॉर्मूला था हमारा। तो a की वैल्यू है -10, b की वैल्यू है -20, प्लस a की वैल्यू है -10, b की वैल्यू है -20/100। तो ये क्या हो गया, -30 प्लस 200/100। तो ये हो गया -30 + 2, 28%। जब हमको 30% का डिस्काउंट मिलना चाहिए था, उसी में हमको सिर्फ और सिर्फ 28% का डिस्काउंट मिला। बट अभी हम इस -28 को ट्रीट करेंगे -10 के साथ। सो -28 -10 प्लस -28 × 10 डिवाइडेड बाय 100। सो ये हो गया -38 प्लस -2.8, सॉरी ये +2.8, जिसका मतलब है कि ये हो गया -35.2। अभी ये कैलकुलेशन कैसे की मैंने वो मैं किसी और दिन बताऊंगा। ठीक है। तो कभी भी कैलकुलेशन को जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट करना है। ओके। इसके बाद क्या है, हम देख रहे हैं कि मार्कअप फॉलोड बाय डिस्काउंट। क्या गए तुम शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर क्या बोलता है, अरे मैडम ये जो चीज है ना ये 15,000 की है, बट मैं आपको केवल और केवल 2,000 रुपए में दूंगा। ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्काउंट में दे रहा हूँ मैडम, सिर्फ आपके लिए। ऐसा ही बोलते हैं शॉपकीपर, बराबर। तो वो क्या करते हैं, दे आर ऑल्सो स्मार्ट। वो क्या करते हैं, पहले ही चीजों की वैल्यू बढ़ा देते हैं।
मान लो वो चीज थी 1000 रुपए की। अभी इसको है ना हम थोड़ा रियलिस्टिक वे में, ये तो बहुत ज्यादा एग्जेजरेट कर दिया मैंने, बट अगर रियल लाइफ की सिचुएशन की बात करूं तो मान लेते हैं जोमैटो। क्या मान लेते हैं? जोमैटो। जोमैटो पर है ना, तुम जाओगे ऐप पर देखोगे 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, राइट? ये देखते हो तुम। और ठीक है, हम ललचा जाते हैं कि अरे यार इतना ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, बट तुमको नहीं मालूम वो जो प्रोडक्ट की प्राइस रहती है ना, वो प्रोडक्ट की प्राइस पहले से वो 50% इंक्रीज करके रखते हैं। सो सपोज शर्मा जी के ढाबे पे, ठीक है, जो दाल मखनी है वो मिलती है 100 रुपए की, ठीक है, बट वही जब वो जोमेटो पे लिस्ट होगा तो वही मिलेगी तुमको 150 रुपए की एमआरपी। फिर क्या बोलेगा जोमेटो, अच्छा ये 150 रुपए की है, अभी मैं तुमको इस पर 50% डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है, प्लस डिलीवरी। 50 नहीं यार, 50 बहुत ज्यादा हो गया, 20% का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो यानी कि जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू बन गई वो कितनी बन गई? 120 रुपया। कितनी बन गई वो? 120 रुपये। बट शर्मा जी के ढाबे पे अगर तुम डायरेक्ट खाना खाओगे तो 100 रुपए की मिलेगी। तो तुमको तो भी ऑनलाइन में 20 रुपए महंगाई दे रहे हैं, प्लस डिलीवरी चार्ज, प्लस बाकी के खर्चे। तो ये सारी चीजें, तो अभी ये जो मैंने बताया इसको बोलते हैं मार्कअप डिस्काउंट। क्या करते हैं, अगर तुम ओरिजिनल ओरिजिनल प्रोडक्ट को तुम इन्फ्लेट करके दिखा रहे हो और फिर तुम उसको डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है, पहले तुम मार्कअप कर रहे हो, उसको बोलते हैं मार्कअप। अगर तुम पहले मार्कअप कर रहे हो और फिर उसमें डिस्काउंट दे रहे हो, क्या दे रहे हो? डिस्काउंट। तो फिर तुम्हारी फाइनल वैल्यू आ जाती है। इसको भी हम A+B+AB/100 के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। ए क्या था? +50%। फिर बी क्या था? -20%। प्लस 50 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या था? 30% -10%। तो यानी कि फाइनल क्या वैल्यू आ गई हमारी? 20%। आ गई वैल्यू फाइनल 20% की। बस यही तो रहता है। अच्छा, अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 2। अभी हम क्या देखेंगे? एप्लीकेशन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं एक वैल्यू निकल कर आ रही है दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन से। एक वैल्यू निकल कर आ रही है दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन से। तो मान लेते हैं पहली वैल्यू कुछ कुछ चीज से बड़ी, दूसरी वैल्यू कुछ और चीज से बड़ी, ठीक है। तो इसको है ना, इसको भी हम डब्बा, ये एक डब्बा है, ये डब्बा बन रहा है ये दो छोटे डब्बों से, ठीक है। ये जो बड़ा डब्बा बन रहा है वो बन रहा है दो छोटे डब्बों के मल्टीप्लिकेशन से। तो अगर ये पहले डब्बे को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं और दूसरे डब्बे को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, तो फाइनल वैल्यू में कितना चेंज आएगा बताओ? तुम बता सकते हो ऐसे ही कैलकुलेट करके? नहीं। तो उसी के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? सिंपल। A+B+AB/100। मैंने बताया ना, ये मास्टर फॉर्मूला है। क्या है? देखो, ये दोनों प्रोडक्ट बन रहा है, ये दोनों डब्बों से, ये प्रोडक्ट बन रहा है ये दोनों डब्बों से। मान लेते हैं ये A% से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, डज नॉट मैटर, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। और दूसरा डब्बा B% से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, बराबर, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो फाइनल प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा वो इस वैल्यू से मालूम पड़ जाएगा। जैसे हमने मार्कअप में किया था, जैसे हमने सक्सेसिव डिस्काउंट में किया था, जितने भी अभी तक के एग्जाम्पल देखे, जितने भी अभी तक के एग्जाम्पल देखे सारों में यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज ये जो वैल्यू थी, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ओरिजिनली। पहले 10 × 10 थे, अभी 11 × 12 हो गए। तो पहला वाला जो बना वो 10% से इंक्रीज हुआ, दूसरा वाला 20% से इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो 10 + 20 + 10 × 20 डिवाइडेड बाय 100, जो कि होता है 32%, जो कि होता है 32%, ठीक है। अभी हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मान लेते हैं कि लाइफ में सिर्फ दो चीजों के वजह से फाइनल वैल्यू चेंज होगी। ऐसा कहीं लिखा है क्या? ऐसा कोई लिखा है? नहीं। कोई रूल बुक है क्या तुम्हारी? नहीं ना।
तो हो सकता है 3 प्रोडक्ट रहे, तो 10/10/10 की जगह हो गया वो 11/12/13। तो फिर क्या करोगे? यार शिवम, मुझे तो तुमने सिर्फ 2 का ही बताया फॉर्मूला, तो अभी तीसरे का फॉर्मूला मैं कहाँ से लाऊं बताओ? तो मैं बता रहा हूँ कहाँ से ला सकते हो। ठीक है, मैंने बताया दो दो चीजों को कंबाइन करके। जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगे ना, तो प्रॉब्लम को टुकड़ों में देखो। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, इसको हम देख रहे हैं टुकड़ों में। पहले हम देखेंगे, पहले टुकड़े को देख लेंगे, और जो फाइनल यहां से आएगा उसको ट्रीट करेंगे हम 13 के साथ। बराबर। चलो इसी से आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं पहला जो है, पहला था सिर्फ 10% से इंक्रीज हुआ था, दूसरा था 20% इंक्रीज हुआ, और तीसरा जो है 30% से इंक्रीज हुआ। अभी तुम हो स्मार्ट बच्चे, बराबर, तुम हो स्मार्ट बच्चे, तो तुमको मालूम है हमने ये कैलकुलेशन पहले भी की थी, तो इसकी वैल्यू आती है 32%। बराबर। अभी हमको सिर्फ ट्रीट करना है 32 और 30% को। ये मैं कर लूंगा, a+b+ab/100, बराबर। a+b+ab/100, तो a क्या है 32, b क्या है 30। ओके, और 32 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये हो गया 62, ये हो गया 62 प्लस, ये हो गया 62 प्लस ये कितना हो गया, 3 2 6, 3 3 9, और ये हो गया 9.6, यानी कि क्या हो गया 71.6। ये हो गई हमारी फाइनल वैल्यू। ये क्या हो गई हमारी फाइनल वैल्यू हो गया। तो यानी कि देखो, आ गई ना से, बस यही करना है हमको। अभी रियल लाइफ एप्लीकेशन देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। ओके, क्या है, स्कूटर है, क्या है, हमारी स्कूटर है। ओके, हमारी है स्कूटर मेड अप ऑफ 23% स्कूटर्स मेड अप 27 इन द ईयर टू। मान लेते हैं कि ये है पाई चार्ट, मान लेते हैं ये है हमारा पाई चार्ट। अभी पहले था स्कूटर की परसेंटेज 23.47, अभी ये हो गई है, अरे 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 अरे, बढ़ गई थी। तो ठीक है, मैं इसका पाई बढ़ा देता हूँ। ठीक है, पहले 23.47 थी, अभी हो गई 26.55। तो बताओ पहले का कंपैरिजन में अभी कितना परसेंटेज चेंज हुआ? ये यही से आएगा। ठीक है, और बाकी के मेथड जितने भी हमने चीजें देखे ना, उनको हम अलग अलग फॉर्म में अप्लाई करेंगे, उनको हम अलग अलग फॉर्म में अप्लाई करेंगे जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन वाली चीजें देखेंगे। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया तुमको, ये जो फाइनल वैल्यू है ये चेंज हो रही है इन दो बॉक्सेस की वजह से। क्या चेंज हो रही है? इन दो बॉक्सेस की वजह से। बट अगर मैं बोलूं कि मेरी फाइनल वैल्यू फिक्स है, तो इन दोनों में अगर एक में चेंज हुआ तो दूसरे में कितना चेंज होना चाहिए बताओ? अगर मेरी फाइनल वैल्यू कांस्टेंट है, अगर मेरी फाइनल वैल्यू कांस्टेंट है और पहली वैल्यू चेंज होती है, तो दूसरी वैल्यू कितने से चेंज होनी चाहिए जिससे मेरा जो बजट है, जिससे जो मेरा बजट है वो कांस्टेंट रहे, जिससे जो मेरा बजट है वो कांस्टेंट रहे। बराबर। जैसे हम भी नहीं, क्या मीडिया स्पेंड हम प्लान करते हैं, ठीक है, हम मीडिया स्पेंड्स प्लान करते हैं कंपनी में। तो वहां पर क्या करते हैं यार, बजट फिक्स रहता है, बजट फिक्स रहता है। तो अगर मान लो कि मैंने रेडियो में ज्यादा पैसा डाला, तो मैं ना फिर केबल में कम पैसा डालूंगा। ठीक है, मैं प्रिंट में थोड़ा, हो सकता है मैं प्रिंट में कांस्टेंट रखूं। वैसे ही हो सकता है कि अगर डिजिटल या फिर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन की बात करें हम, अगर मैंने ऑनलाइन में बढ़ा दिया 10% से, तो मुझे ऑफलाइन में भी कुछ X% से कम करना पड़ेगा, ताकि जो मेरी फाइनल वैल्यू है वो सेम रहे। क्योंकि यार बजट थोड़ी ना चेंज करूंगा मैं, बराबर। बजट एक लेकर रखा है, एक मैनेजमेंट ने मुझे बजट देकर रखा है, उसी बजट में मैं सारी चीजें करूंगा। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें भी कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। बता देता हूँ, ये जो हमारा फाइनल वैल्यू था ना, a+b+ab/100, इसी में से हमारी फाइनल वैल्यू आएंगी। तुम बताओ हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कितने से चेंज हुआ? तुम बताओ कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कितने से चेंज हुआ? फाइनल प्रोडक्ट कितने से चेंज हुआ बता दो? हमारा फाइनल प्रोडक्ट बॉस चेंज हुआ 0% से। कैसे?
क्योंकि वो बजट तो कांस्टेंट था ना, जो बजट था वो कांस्टेंट था। क्या था वो? कांस्टेंट था, बराबर। तो अगर वो चीज कांस्टेंट है यानी कि वो चीज 0% से चेंज हुई है ना, 0% से चेंज हुई है, यानी कि ये हमारा जो a+b+ab/100 है वो चेंज हुआ केवल और केवल 0% से। क्या बात है। तो अभी बताओ, तुम्हारे पास एक वैल्यू है क्या? तुम्हारे पास एक वैल्यू है। इसको हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल कहाँ है हमारा? मान लेते हैं एक चीज कोई 10% से बड़ी थी, हमने 10% से एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू थी 10%, बी की वैल्यू मुझे पता नहीं, ए की वैल्यू थी 10%, बी की वैल्यू मुझे पता नहीं, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया b+b/10 इज इक्वल्स टू 10। तो अगर मैं इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड शिफ्ट करूं तो b+1b/10, ठीक है, ये होता है -10। सो ये हो गया 11b/10 इज इक्वल्स टू -10, यानी कि b की वैल्यू आ गई -100/11%, ठीक है। उससे हमारी बी की वैल्यू क्या आ गई? -100/11%। अभी इसका मतलब क्या है? 1/11 होता है 9.09%, ठीक है। यार ये मतलब लर्न करके रखना पड़ता है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सारे 1/20 तक के तुमको लर्न करना है, ठीक है। और सिंपल है, ट्रिक्स बता दूंगा कि कैसे लर्न किया जाता है। तो 1/11 होता है 9.09 एंड 1/9 होता है 11.11, ठीक है। सो 1/11 आ गया, तो यानी कि हमको जो दूसरा प्रोडक्ट है वो 9.9 से कम करना पड़ेगा। होप तुम ये माइनस साइन भूल तो नहीं गए। ये जो माइनस साइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये माइनस साइन को भूलना नहीं, और मैंने मार्क करके रखा है, ओके। तो ये हो, अभी जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने बताया था ना एक्सपेंडिचर। अगर तुम किसी चीज पर एक मतलब खर्चा कर रहे हो, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो तुम उसकी क्वांटिटी को कम कर लोगे। बस वही फॉर्मूला ये दिखा रहा है, ठीक है। बट हाँ यार, मुझे ना क्या करना था, मुझे ना वो भी देखना था कि अगर कोई प्राइस 25% से बढ़ रही है तो दूसरी प्राइस कितने से कम हो रही है, बराबर। तो अगर मान लेते 25 से बढ़ रही है, तो हमारा क्या था? 25+b+25b/100 ठीक है। तो ये हो गया 125b/100 सो b=-25 इंटू 4/5, यानी कि क्या हो गया? b=-20%। एक फाइनल में मैंने ना एक टेबल रख कर रखा है, अगर कोई चीज 10% से बढ़ती है तो वो कितने से कम होगी, वो हम टेबल में देखेंगे। देखो यहाँ पर देकर रखा है, ठीक है। तो अगर कोई चीज 20 से 25 से बढ़ रही है तो उसको 20 से कम होना चाहिए। अगर कोई चीज 50 से बढ़ रही है तो दूसरे चीज को 33.33% से कम होना चाहिए। अगर कोई चीज 100 से बढ़ रही है तो उसको 50 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज एक बार पढ़ लेना अच्छे से। तो इसका काम आता है हमको बजट में, टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चंस में, वर्क एंड टाइम में। हो सकता है कभी कभी हम बोलते हैं ना कि यार मान लो एक काम था, ऑफिस में ही आया था मुझे कि हमको है ना कुछ नंबर्स वेरीफाई करने थे। नंबर्स वेरीफाई करने थे, तो नंबर्स वेरीफाई करने के लिए हमारा क्या था? अनलिमिटेड रिसोर्सेस थे, बट हमारे पास टाइम की डेडलाइन थी, मतलब देर वॉज अ डेडलाइन। तो एक डेट थी। तो अगर मान लो मैंने पहले 5-5 हजार किए थे और मुझे टोटल 10 लाख अचीव करने हैं एक महीने में, बराबर। पहले 3 दिनों में मैंने 5-5 5 हजार किए, तो मुझे बाकी के डेज में कितने परसेंट से चीजों को इंक्रीज करना पड़ेगा? अगर नहीं समझा तो छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। गिवन दैट हमको टाइम कांस्टेंट रखना है, तो कितने लोगों को हमको ऐड करना पड़ेगा, कितने लोगों को हमको ऐड करना पड़ेगा, बराबर। वैसे ही पाई चार्ट, बार ग्राफ कहीं पर भी यूज हो सकता है। सपोज मान लेते हैं ये हमारा सेंटिमेंट था, ये हमारा सेंटिमेंट था, ठीक है। ये हमारा सेंटिमेंट था, ये था पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ से बढ़कर नेगेटिव कम हुआ, और फिर बाद में फिर से बढ़ गया। तो बताओ यहाँ पर कितना परसेंटेज चेंज था, और यहाँ से यहाँ पर कितना परसेंटेज चेंज था, और फाइनल परसेंटेज चेंज कितना है, बराबर। फाइनल परसेंटेज चेंज कितना है? तो है ना, ये वाला फॉर्मूला तुम ध्यान रख लेना, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट करना है तो दैट इज a/100 + a × 100,
ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा काम का है, क्या होता है बार बार काम आते ही रहता है, क्योंकि है ना परसेंटेज डिक्रीज में अगर तुम वही लॉजिक से जाओगे तो इट टेक्स टाइम डिपेंड्स अपॉन योर कैलकुलेशन स्पीड एज वेल। क्योंकि देखो ना अभी ए डाला मैंने यहाँ पे, तो ए को क्या कर सकता हूँ मैं माइनस ए यहाँ पर लगा सकता हूँ, प्लस वो चीजों को ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो यार थोड़ा सा है ना, मतलब डिपेंड करता है तुम्हारी, तुम कितने उस कंसेप्ट से फेमिलियर हो, तुमने कितनी प्रैक्टिस की है। अगर कम प्रैक्टिस करना है और थोड़ा जल्दी आगे बढ़ना है तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। ठीक है। तो मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। ओके। तो मैंने काफी काफी कुछ कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता कर रखी है, तो उसको अच्छे से देखना, उसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके। अभी एक बात आती है, सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट है जो हमने ऊपर पढ़ा ना, वही यही कंसेप्ट है। इसमें क्या बता रहा है, मान लो कि मैंने, या फिर लेट से मेरे छोटे भाई ने, लेट से मेरे छोटे भाई ने, मान लेते हैं मेरे छोटे भाई की सैलरी मेरे से 20% ज्यादा है। ठीक है। मेरे छोटे भाई की सैलरी मेरे से 20% ज्यादा है। ठीक है। ये छोटा भाई हो गया, ये छोटे भाई की सैलरी हो गई जो 20% से ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू मी। तो मेरी सैलरी छोटे भाई के कंपैरिजन में कितनी कम है, कितनी कम है। ठीक है। ये तो ऐसा हो गया, ये वाला एरो कैसा हो गया, ये वाला एरो हो गया इस फॉर्म में। मान लेते हैं मेरा छोटा भाई मेरे ऊपर है और मैं हूं यहाँ पे। ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, मेरे कंपैरिजन में मैं बोल रहा हूँ बॉस मेरे छोटे भाई की सैलरी मेरे से 20% ज्यादा है। ठीक है। तो कोई बोलेगा अच्छा तेरी सैलरी तेरे छोटे भाई के कंपैरिजन में कितनी कम है, बराबर। यानी कि ये हो गया यहाँ से यहाँ एरो। अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे एरो की, हम बात कर रहे हैं दूसरे एरो की। ठीक है। हम बात कर रहे हैं दूसरे एरो की। तो यानी कि हमने पहला देख लिया ऐसा। तो अभी बताओ छोटे भाई के कंपैरिजन में मेरी सैलरी कितनी कम है, मेरी सैलरी कितनी कम है। तो उसके लिए हमारा वही था फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, ए अपॉन 100 प्लस ए इंटू 100। ठीक है। ए अपॉन 100 प्लस ए इंटू 100। तो ये हो गया 20, ये हो गया 100 प्लस 20 इंटू 100। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/6 इंटू 100 दैट इज 16.66। यानी कि मेरे भाई की जो, सॉरी, मेरी जो सैलरी है वो मेरे भाई के कंपैरिजन में 16.66% कम है। और जो मेरे छोटे भाई की सैलरी है वो मेरे कंपैरिजन में 20% ज्यादा है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि तुम बेस किसको ले रहे हो, डिपेंड करता है तुम बेस किसको ले रहे हो। तुम बेस मेरी सैलरी को ले रहे हो या बेस मेरे छोटे भाई की सैलरी को ले रहे हो। अगर बेस बड़ा रहा तो परसेंटेज छोटा रहेगा, अगर बेस छोटा रहा तो परसेंटेज बड़ा रहेगा। ठीक है। तो इसमें है ना एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज 20 सैलरी 25% मोर देन ए सैलरी। ओके। तो हम क्या करते हैं, हाँ अज्यूम भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो एक ही सैलरी, तो मान लेते हैं एक की सैलरी 100 है, यानी कि बीसी की सैलरी 125 है। अभी 125 से 100 पर आने के लिए कितना परसेंटेज चेंज होगा। ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि बेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है। तो ये वाला देख लो एक बार अच्छे से, सेम है। तो पहले हमने देखा था वही सेम है। अभी हम पांचवा एप्लीकेशन देखेंगे। पांचवी इसमें क्या बता कर रखा है, सिंपल। अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट रहता है, अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट रहता है, जैसे कि n का n रहा, ठीक है, और डिनोमिनेटर चेंज होता है, डिनोमिनेटर चेंज होता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दो छोटे से फॉर्मूले ध्यान रखो। एक है, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है, तो एक बात बताओ रेशियो की वैल्यू क्या होगी, रेशियो की वैल्यू होगी शिवम डिक्रीज होगी, बराबर। रेशियो की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ऐसे केस में जहां डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है, यानी कि हमारा जो बेस है वो भी बढ़ना चाहिए, बराबर। तो एक्स तो हर जगह सेम रहेगा, इंटू 100 सेम रहेगा, 100 प्लस माइनस एक्स। ठीक है।
100 प्लस माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या है, एक चीज ध्यान रखो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा बेस बढ़ना चाहिए तो नीचे में प्लस लगा देना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेस कम होना चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेस कम होना चाहिए तो उसको डिक्रीज कर देना। तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुमको लगता है कि तुम्हारा बेस डिक्रीज होना चाहिए तो माइनस कर दो, और तुमको लगता है कि तुम्हारा ये जो वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए तो इंक्रीज करवा दो। ठीक है, तो इंक्रीज करवा दो। बस कलर कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ, तो तुम्हें क्या लग रहा है बताओ, अगर तुमको लगता है अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो प्लस लगाओ, अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर कम लग रहा है तो माइनस लगाओ। ठीक है, सिंपल। तो इससे हमको मालूम पड़ेगा कि फाइनल वैल्यू में चेंज क्या है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा बेस 25% से इंक्रीज हुआ तो क्या करोगे तुम करोगे 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 इंटू 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1/125, दैट इज 1/6 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 16.66%। सो यानी कि तुम्हारा जो फाइनल, अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर बढ़ा 25% से, अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर बढ़ा 25% से, सॉरी, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए 5, और ये आना चाहिए 20। ठीक है, तो तुम्हारा जो रेशियो है वो चले जाएगा नीचे 20% से, वो तुम्हारा रेशियो क्या चले जाएगा, 20% से नीचे चले जाएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला चेंज के बारे में बता दिया मैंने। ओके, और उसके अलावा रियल लाइफ सिचुएशन में कहाँ कहाँ काम में आता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रोडक्टिविटी, वर्क, टाइम एंड वर्क में भी इसका काम बहुत आने वाला है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में भी इसका काम बहुत आने वाला है। और उसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन, हो सकता है तुम्हारा प्रॉफिट कांस्टेंट रहे और तुम्हारा रेवेन्यू चेंज हो जाए, तो फिर क्या करोगे। ठीक है, ऐसा। ये शॉर्टकट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखो। अगर कोई चीज तुम्हारी 60 नहीं, क्या, द रेशियो चेंजेस फ्रॉम 30/60 टू 30/80। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रेशियो। अब यहाँ पर क्या बोला है, पहले डिनोमिनेटर था 60, वहां से 80 हुआ। अभी तुमको ए और बी की वैल्यू ही नहीं मालूम तो क्या करोगे, ए और बी की वैल्यू नहीं मालूम तुमको तो क्या करोगे। तो यानी कि हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अच्छा, ये कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, 80 माइनस 60/60, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू 20/60, दैट इज इक्वल्स टू 1/3, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। यानी कि हमको मालूम पड़ गया कि अच्छा, हमारी वैल्यू जो है वो 1/3 या फिर 100/3% से कम हुई है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका ये निकाल लेंगे। सो 100/3 अपॉन 100 प्लस 100/3 इंटू 100। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/3, 1 प्लस 1/3 इंटू 100, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 100, तो दैट इज इक्वल्स टू 25%। ठीक है, अभी हम देखते हैं फाइनल 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 एप्लीकेशन, जिसके बाद हम डायरेक्ट हेड करेंगे हमारे क्वेश्चंस पे। ठीक है, जिससे हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन नंबर 6। एप्लीकेशन नंबर 6 क्या बोलता है, एप्लीकेशन नंबर 6 क्या बोलता है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है एक रेशियो में, ऑब्वियसली न्यूमरेटर रहेगा और डिनोमिनेटर रहेगा, राइट। तो अगर न्यूमरेटर चेंज होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, और डिनोमिनेटर चेंज होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट है। मान लेते हैं न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, ठीक है, न्यूमरेटर चेंज हुआ, न्यूमरेटर चेंज हुआ 10% से, बराबर। तो ये तो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा हमारे ओवरऑल नंबर पे। यानी कि अगर न्यूमरेटर चेंज हुआ 10% से तो हमारा जो फाइनल वैल्यू भी है वो भी चेंज हो जाएगी 10% से, क्योंकि यार ये बेस तो सेम है। अगर बेस को हटा भी दो तो पहला नंबर था 10, उसके बाद 10% से इंक्रीज कर दिया तो क्या हुआ, सिंपल, राइट। तो फाइनल वैल्यू भी हमारी उतने से ही चेंज होगी। ठीक है, फाइनल वैल्यू भी हमारी उतने से ही चेंज होगी, है क्या नहीं। तो सिंपल है चीज।
बट वही, अगर डिनोमिनेटर चेंज होता है तो फिर हमको वो वाले शॉर्टकट्स लगाने पड़ते हैं। ओके, बट और एक सिनेरियो आता है, यार शिवम तू हमेशा सिर्फ न्यूमरेटर को और सिर्फ डिनोमिनेटर को क्यों बढ़ा रहा है? तू दोनों को बढ़ाना एक साथ, क्यों डर रहा है क्या? बराबर। मैं बोलता हूँ न्यूमरेटर 10% से बढ़ा और डिनोमिनेटर 20% से कम हुआ, तो बताओ फाइनल वैल्यू में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? बताओ फाइनल वैल्यू में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? तो फाइनल वैल्यू में अभी मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं लॉजिक के साथ जाऊं, अगर मैं लॉजिक के साथ जाऊं तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सिंपल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो देखो यार बॉस, मैं बड़े आसानी से इसको टैकल कर लूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल सिंपल ये कर लूंगा कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल वैल्यू। बट अगर तुम बोलते हो कि नहीं बॉस मुझे फॉर्मूले से ही निकाल कर दिखा, तो क्या है, तुमको मालूम पड़ गया कि तुम्हारा न्यूमरेटर कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तुमको उसके बाद फाइंड करना है कि तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है वो कितने परसेंटेज से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। बराबर। तो तुमको एक फाइनल वैल्यू मिलेगी। ओके, वो वाला मेथड कौन सा है? 100, सॉरी, एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100। सो इससे एक वैल्यू मिली, इससे एक वैल्यू मिली। बराबर। अभी इन दोनों को कंबाइन कर लो, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, तो उससे वैल्यू तुमको आ जाएगी। तो इसमें ना काफी ज्यादा प्रोसेसेस ऐड हो रही है। जब मैं न्यूमरेटर भी चेंज करता हूँ और डिनोमिनेटर भी चेंज करता हूँ, ये एक्स परसेंट से, ये वाई परसेंट से, तो जो फाइनल वैल्यू पे इम्पैक्ट है वो है ना, बेटर रहेगा कि हम अपने बेसिक देहाती मेथड से सॉल्व कर ले, रैदर देन बहुत सोफिस्टिकेटेड फॉर्मूला फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने की जगह। ठीक है। इसमें एक और कंसेप्ट क्या है कि हमको है ना कभी कभी सारे के सारे रेशियोज कंपेयर करने के लिए बोलते हैं, कि जैसे कि हो गया 1/2, 1/3, 3/4, 3/5, देन 3/7, ऐसा। और फिर उसके बाद कभी कभी क्या करते हैं कि 3/4, 4/5, 5/6, बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है। या फिर बोलते हैं कि कभी कभी 4/7। तो कभी कभी क्या रहता है कि सपोज यही वैल्यू दे दी तुमको, सिर्फ इतना कंपेयर करने के लिए बोल दिया, और बताया कि बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को मैं ना रेशियोज में डील करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बताऊंगा तो बहुत डेविएट हो जाएगा। बट एक ध्यान रखना कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है। अभी ये है रेशियो का, ये है रेशियो टू परसेंटेज टेबल। ये रेशियो टू परसेंटेज टेबल क्या बताता है? मान लो तुम्हारा न्यूमरेटर 1 है, तो डिनोमिनेटर तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कर करके तुम 20 तक के लेकर जा रहे हो। तो तुम्हारा जो रेशियो है वो कितना रहे, जो तुम्हारे परसेंटेज वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेंगी? यानी कि तुम रेशियो से जा रहे हो परसेंटेज में। बताओ। तो क्या रहता है, इसका काम कहाँ पर आता है मैं बता देता हूँ। इसका काम ऐसे आता है कि मान लो अगर मैंने तुमको 20% बोला, तो यार तुम परसेंट परसेंट में कोई चीज कैलकुलेट नहीं करते हो। जब क्वेश्चंस बड़े रहते हैं ना तब तुम उनको रेशियो की फॉर्म में रख देते हो। तो 20% यानी कि होता है 1/5 होता है। अभी ये तुमको कौन बताएगा कि 20% यानी कि 1/5 होता है? तो इसी के लिए ये टेबल बना है। अभी तुम बोलोगे कि यार शिवम मुझे तो 20% का मतलब मालूम रहता है कि 20/100। अच्छा, तुम अगर इतने इंटेलिजेंट हो तो बताओ 11% का मतलब क्या है? ठीक है। 1/11 का मतलब क्या है ये बता दो। ठीक है। 1/11 का मतलब 9.09 है, ये तुमको कौन बताएगा? ठीक है। यार तुमको मालूम है कि तुमको कैलकुलेट करना आता है 1/x, बट अगर यही चीज तुम्हारे ध्यान में रहेगी तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। फिर तुम कंप्लेंट नहीं करोगी कि मेरे क्वेश्चंस की या मेरे सॉल्व करने की स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो स्पीड इन चीजों से बढ़ाया जाता है। ये सारी की सारी चीजों को लर्न करो, और मैंने भी लर्न किया था अपने टाइम पे। ठीक है। तो 1/1 100%। वन, इसकी ट्रिक्स बताता हूं मैं धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं ना कि डायरेक्ट देखा बता दिया सारी की सारी ट्रिक्स, एक एक करके जाऊंगा और हर एक में ट्रिक बताते जाऊंगा। ठीक है। 1/2 यानी कि 50% होता है, इतना ध्यान रखना चाहिए। 1/3 हमेशा 33%, 1/4 25 और 1/5 20%। तो ये जो पहले के 5 नंबर है, ये तुमको लर्न रहने चाहिए। ये पहले के 5 तुमको लर्न रहने चाहिए कोई भी हालत में।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये तो मुझे मालूम ही नहीं है, फिर तुम निकालते बैठ रहे हो 1/3 यानी कि कितना होता है, 100/3 यानी कि 33.3। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अभी 1/3 का हाफ रहता है 1/6, और 1/6 का हाफ रहता है 1/12। ठीक है, तो इन तीनों को एक साथ पढ़ो। जैसे 33.33%, इसका हाफ होगा 16.66%, और इसका हाफ होगा 8.33%। बराबर, ये तीन वैल्यू को साथ में पढ़ो, 33.33, 16.66 और 8.33%। ओके, उसके बाद मुझे सारे मिटाने पड़ेंगे, और सारे के सारे नोट्स है ना मैं यहीं पर ही लिखूंगा राइट हैंड साइड में। तो अभी लर्न कैसे करना है वो बता देता हूँ। पहले तुम देखोगे 1 to 5, लर्न इट। ओके, लर्न ईच एंड एवरीथिंग। देन उसके बाद आता है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। 1/2 क्या है? 1/2 50%, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, और 12.5 का आधा 6.25%। ठीक है, 6.25%। अगर कभी कभी तुमको नहीं ध्यान आ रहा है कि यार यार 1/16 क्या था, बट तुमको अगर 1/8 याद है, तो क्या कर सकते हो तुम उसको लिख सकते हो 12.5 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा कर सकते हो, या फिर तुमको कहीं दिख गया कि 6.25% लिखा है, तो तुम उसको 1/16 लिख सकते हो। समझे? तो है ना, ये इंटरचेंजेबली हेल्प होगी हमारी। ठीक है, फिर तुम आओगे 1/3, 1/6, 1/12 और 1/24 पे। तो 1/3 क्या है? 33.33। बराबर, 1/6 क्या है? 1/6 हमारा है 16.66, और 1/12 क्या है हमारा? 8.33। बराबर, और 1/24 क्या होगा? इसका ही आधा 4.16। ठीक है, 4.16 होगा। ओके, तो ऐसे रहता है। तो 1/3, तो हमने अभी तक के क्या क्या देखा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद 7, 12 देख लिया मैंने, और 24 देख लिया था। और उसके बाद मैंने देखा 1/6 और 1/12, ये भी देख लिया। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम आते हैं 1/7 और 1/14 पे। 1/7 और 1/14 बहुत सिमिलर सिमिलर दिखते हैं। जैसे कि 1/7 रहता है 14.28, और 1/4 रहता है 7.14। ठीक है, 1/7 रहता है 14.28, और 1/14 रहते हैं 7.14। सब साथ 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 में ही लग रहा है, सात के मल्टीपल्स लग रहे हैं। बराबर, तो ये 1/7, 1/4 डन। वैसे ही 1/9 और 1/11 बहुत सेम है। 1/9 और 1/11 बहुत सेम है, बता देता हूँ। जैसे 1/9 रहता है, 1/9 रहता है 11.11। ठीक है, और वही 1/11 रहता है 9.09। ये हमेशा याद रहेगा कि ये 09 है, और डेसिमल के बाद दो पॉइंट्स देखना है हमको। सो 11.11, 9.09। ठीक है, 1/10 तो तुम आसानी से लर्न कर लोगे, तो 1/10 के लिए मुझे कुछ तुमको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1/10 10%, 1/20 5%। अभी एक है ना, 1/13 को तुमको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ये ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। 1/13 रहता है 7.7%। ठीक है, क्योंकि देखो 1/13 भी प्राइम नंबर ही है, और 7.7 भी प्राइम प्राइम नंबर ही लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसको है ना ऐसे ही ध्यान रखना, 7.7। ठीक है, तो 1/13 का कोई नहीं है, वैसे ही रखना पड़ता है। 1/15 की एक और एक टेक्निक है। 1/15 को तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे कि तुमको मालूम है कि 5% क्या है। 5% क्या रहता है? 5% है 20। ठीक है, तो तुम ये 1/15 को क्या लिख सकते हो? 20/3%। 1/15 को क्या लिख सकते हो तुम? 1/15 को लिख सकते हो तुम 20/3%। क्या लिख सकते हो तुम? 20/3%। तो ऐसे ही, मतलब 5% से याद रखा तुमने 15% को। ठीक है, 1/15 यानी कि होगा 20/33%। ओके, 20/33%। फिर उसके बाद क्या है?
फिर उसके बाद 17, 18, 19 तुमने नहीं भी ध्यान रखा, मैं तो अंदाज लेता था, मालूम है। मैं लेता था 1/19 को 5.25, ये 5.5, 5.75, ठीक है, या 5.75, 5.9 कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा। मतलब मैं तो ऐसे ही लेता था कि अच्छा ये 16 है, 6.25, यानी कि ये 6% के आसपास लगा दिया। अंदाजन, अंदाजन ही काम करना। सो तुम्हें डिसाइड कर लेना कि 1/16 को तुम 6.25 रखोगे, 1/17 को तुम 5.9 या फिर 6% ट्रीट करोगे, ओके। 1/18 को तुम 1/9 का हाफ, 1/9 का हाफ क्या रहता है, 11/11.11/2, ओके। और 1/19 5.25%, ठीक है। 1/19 हो गया 5.25%, ठीक है। तो ये हमारी चीज है। अभी अभी हम देखेंगे सॉल्व एग्जांपल्स, और ये कैसे मेथड, इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं हमारे क्वेश्चंस में, ठीक है।